अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, अपोजिशन इत्तेहाद की बैठक अबू बचाओ अफ्तार पार्टी थी या पीटीआई एक अफ्तार की मार, इस पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी आखिर 2-3 दिन से ऐसी कौन सी सूरत हाल पैदा हो चुकी थी जिसके ऊपर चेयरमैन नैब खामोश नहीं रह पाए और नाम लिए बगैर सबकी खबर ले ली। इस पर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी, लेकिन पहले बात करेंगे अपोजिशन की आज होने वाली बड़ी बैठक हुकूमत के लिए सिर्फ एक डरावा था या इससे बढ़कर कुछ और। अबू बचाओ अफ्तार पार्टी और पीटीआई एक अफ्तार की मार। जी हाँ, ये वो हैशटैग है जो सारा दिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड बना रहा। ऑपोजिशन जमातें खास तौर पर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ इस वक्त मुख्तलिफ केसेस के दबाव में है, जबकि हुकूमत मौशी बेयकीनी की वजह से इस वक्त अवाम के गम गुस्से का शिकार हुई हुई है। आज की बैठक अबू बचाओ अफ्तार पार्टी थी या फिर पीटीआई का अफ्तार की मार, ये तो आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। लेकिन नाजरीन, सियासत बड़ी बेरहम होती है। यहाँ कब दोस्ती दुश्मनी में बदल जाए और दुश्मनी दोस्ती में बदल जाए किसी को पता ही नहीं चलता। यहाँ नज़रियात के दिखावे में मफादात का सौदा तय किया जाता है। नज़रियाती जंग से सिर्फ अवाम को तकसीम किया जाता है, जबकि आपस में इत्तेहाद रखा जाता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान भी आजकल ऐसी ही बेरहम सियासत का शिकार हुआ हुआ है। बहुत बार कहा जा चुका, बहुत बार सुनाया जा चुका, बहुत बार तनकीद की जा चुकी कि कैसे माजी में एक दूसरे को मुल्क दुश्मन करार देने वाली, एक दूसरे को पीठ में छुरा घोंपने के ताने देने वाली और पेट फाड़ कर पैसे निकालने की धमकियां देने वाली सियासी जमातें नजरिया ज़रूरत के तहत फिर एक हो जाती हैं। यू टर्न्स का इल्ज़ाम तो सिर्फ तहरीक इंसाफ या इमरान खान पर लगाया जाता है, लेकिन हकीकत में तमाम सियासी जमातें इसी यू टर्न्स की फ़िलासफ़ी को फॉलो करती हैं और अपने मफादात के तहत अपने नज़रियात, अपने बयानात और अपनी पॉलिसी को मोल्ड कर लेती हैं। क्या किसी ने 90 की दहाई में ये सोचा था कि वो पीपल्स पार्टी और नून लीग, जो एक दूसरे की शदीद मुखालिफ थे, उन्हीं जमातों के सरबराहान के सियासी वारिस जो हैं, आज हुकूमत मुखालिफ मुहिम चलाने के लिए एक पेज पर इकट्ठे होंगे? लेकिन सवाल ये है कि क्या मुल्क में वाकई एहतजाजी तहरीक के हालात पैदा हो गए हैं? डॉलर की बढ़ती हुई कीमत, महंगाई में इजाफा, बेरोजगारी, टैक्सेस में इजाफे और मौशी बेयकीनी ने वाकई ही अवाम को तब्दीली के नाम पर आने वाली हुकूमत से थोड़ा बदल तो किया है। लेकिन क्या अवाम इतने ही वाकई नाउमीद हो गए हैं कि वो 9 माह की हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हों, सड़कों पर बाहर निकल आए? जबकि सबसे अहम सवाल ये है कि सिर्फ 9 माह बाद हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आने की सूरत में क्या अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक कामयाब हो सकती है? इससे पहले कि इसी पर हम अपने मेहमानों से बात करें, पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन की जो आज बैठक हुई है इस्लामाबाद में ज़रदारी हाउस में अफ्तार डिनर पर, इस पर अवाम का रद्द अमल क्या था, अवाम क्या सोचती है, ज़रा प्ले कीजिए। अगर अपने मफादात की खातिर या अपने आप को जेल बचाओ मुहिम के तहत इकट्ठे होना है तो फिर इससे बेहतर है कि फिर यही हुक्मरान ठीक है। ये जो सियासी पार्टियां जमा हो रही हैं उसका कोई मुस्बित मुल्क के लिए कोई मुस्बित इक़दाम नजर आएगा और ये आवाम के लिए और मुल्क के लिए बेहतर होगा। आज जो बिलावल भुट्टो की जानिब से अफ्तार डिनर दिया गया है उसमें तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हो रही हैं। मेरे ख्याल इंशाल्लाह होना चाहिए ऐसा। ये अफ्तार डिनर नहीं है, ये चोरों का इज्तिमा हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है अपोजिशन इसलिए इकट्ठी हो रही है कि इनके खिलाफ एक्शन ना हो और ये सारी हुकूमत को प्रेशराइज करने की कोशिश है। अफ्तार डिनर नहीं है, ये बस इनका सियासी इत्तेहाद ही है। ये हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये नाकाम रहेंगे। जो भी हो रहा है ना, ये इमरान खान को कमज़ोर करने के लिए कर रहे हैं सब कुछ। ये इमरान खान को थोड़ा सा टफ टाइम देने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। ये पिछली गवर्नमेंट है, इन्होंने सारा कर्जा लिया, इन्होंने सबको डुबोया है। अभी जब जिस नैश पे आए हैं तो ये अभी इकट्ठे हो रहे हैं। ये सब पार्टियों का इकट्ठा होना ना, ये इनकी अपनी एक सियासत है, क्योंकि इनको पता है कि अभी आगे हुकूमत आएगी तो हम इकट्ठे हो जाते हैं। ये इमरान खान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। इनको टफ टाइम देना चाहिए क्योंकि ये हालात बहुत ज़्यादा दूसरी तरफ जा रहे हैं, कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं हुकूमत के ज़्यादातर। तो सियासी जमातें इकट्ठी हो रही हैं, ये शायद अपने मुफाद के लिए इकट्ठी हो रही हैं। तहरीक अगर शुरू करने जा रहे हैं तो ये तहरीक बिल्कुल ना शुरू करें कि हुकूमत इसमें गिराई जाए, बल्कि तहरीक ये शुरू करनी चाहिए कि सब मिलजुल कर जो है वो पाकिस्तान के लिए काम करें। लोगों की राय आपने देखी, इसी पर बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनरल रिटायर्ड सेनेटर अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें वक्त दिया। जनरल साहब, वैसे तो रमज़ान में अफ्तार डिनर एक आम सी बात है, लेकिन इस्लामाबाद में ज़रदारी हाउस में आज जिस अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिन लोगों को बुलाया गया,
कोई किसी को मोदी का यार कहता था तो कोई किसी को लाहौर की सड़कों पर घसीटने की बात करता था। अब हुकूमत ने भी इस इफ्तार डिनर को बहुत ज़्यादा संजीदा ले लिया। प्राइम मिनिस्टर साहब के भी बयानात आ रहे हैं, वज़रा के भी बयानात आ रहे हैं। आखिर क्या समझा जाए कि ये वजह बनी कि महंगाई, मईशत के जो हालात हैं, जो एहतसाब की कार्रवाइयाँ हैं, ये वो सारी वजूहात थी जिसने आज बिलावल की कोशिशों ने मजबूर किया अपोजिशन को आज एक पेज पर इकट्ठा होने पर? जी देखिए शाजिया, बहुत मेहरबानी, आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया और आपने अपना जो इंट्रो दिया है वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है और सारे इश्यूज को टच करता है। देखिए मैं ये समझता हूं और आपको मुझसे ज्यादा ये पता है कि आज मुल्क, किसी भी मुल्क की जो मुआशी हालत है उसके ऊपर उसकी सलामती का दारोमदार भी होता है। तो दैट इज द रीजन कि पार्टियां एक मिनिमम एजेंडे के ऊपर कई दफा इकट्ठी होती हैं, अपने इख्तलाफात को भूल के भी, जो इनकी एक आईनी ड्यूटी है कि ये बैठ के अपना एक लाए अमल तैयार करें। और जो कुछ ये लाए अमल तैयार करें इसका ये मतलब नहीं कि पब्लिक की पजीराई होगी। पब्लिक की पजीराई तब होगी अगर वो कन्विंसिंग होगा और अगर ये एक को अपना प्लान दे सकेंगे कि जी हम इकट्ठा होके हमारा ये प्लान है कि हम ये करना चाहते हैं या हम गवर्नमेंट को गाइड करना चाहते हैं। इसका बिल्कुल मुद्दा ये नहीं है कि फादर अबू बचाओ या इमरान खान को गिराओ की बात है। मसला सिर्फ यही है कि आप अपनी, चूंकि ये पब्लिक के नुमाइंदे हैं और एक ग्रुप हुकूमत में है, एक ग्रुप अपोजिशन में है, जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है, उनके कंधों पे भी बेतहाशा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब लोग बिलख जाते हैं, जब प्राइसेस ऐसे हो और आगे कोई आपको एंड नजर नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आज बता सकता कि रुपया डॉलर के मुकाबले में कहां खड़ा होगा। महंगाई जो इन्फ्लेशन हमारे वक्त में 4% थी अभी नियरली 9% है, तो वो कहां तक जाएगी? फिर लोगों की सैलरियां हुई हैं, इनका गुजारा कैसे होगा? तो आई थिंक दीज आर दी पॉइंट्स ये लेके उठेंगे। और मैं आपको एक पाकिस्तानी की लेकिन जनरल साहब, शायद तारीख में ये पहली बार हो रहा है कि सिर्फ आज हुकूमत जवाबदेह नहीं है, आज ऑपोजिशन भी जवाबदेह है। हुकूमत अपनी कारकर्दगी के लिए जवाबदेह है और ऑपोजिशन के साथ आज जो हो रहा है, करप्शन के इल्जामात लग रहे हैं, एहतसाब हो रहा है, ऑपोजिशन आज उसके लिए जवाबदेह है। तो अवाम फिर ऑपोजिशन के लिए भी क्यों निकलेगी? अवाम को भी तो नजर आ रहा है ना कि दो पार्टियों के बड़े लीडरान पर करप्शन के केसेस चल रहे हैं, जेलें भुगती जा रही हैं। तो अवाम किसके लिए बाहर निकलेंगे? आप लोगों के लिए निकलेंगे या हुकूमत के लिए निकलेंगे? देखें, जिन लीडर्स के ऊपर इल्जामात हैं उन लीडर्स को अदालतों ने एंगेज किया हुआ है, नैब ने भी एंगेज किया हुआ है और वो एक लीगल प्रोसेस से गुजर रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उस जमात के अंदर सारे लोगों पे इल्जामात हैं। ये बड़ी जमात है, मसलन मुस्लिम लीग नून के 1.5 करोड़ वोटर्स हैं, नीचे MNAs हैं, MPAs हैं, चेयरमैन है, बल्दियात के हैं, काउंसलर हैं, बहुत सारे। बल्कि थोड़ा बेटर हुआ है बिकॉज प्रेजेंट गवर्नमेंट से लोगों की जो तवक्कुआत थी वो अनफॉर्चुनेटली पूरी होती नजर नहीं आ रही। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं हल्फन आपको कहता हूं, हमारी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला करे हमारी ये जो मुआशी टीम नई लगाई है इमरान खान साहब ने, ये कामयाब हो। बिकॉज मुल्क प्रॉस्पर नहीं करेगा तो पॉलिटिकल पार्टियों का कोई वजूद नहीं है। और हमारा जो हम हालत जंग में है, ईस्टर्न बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर, और हमारी तरफ से पूरा तावन होगा। लेकिन जो एतराजात हैं वो ये है कि ये तैयारी के बगैर आए हैं, इन्होंने एक टीम लगाई है, लोगों ने कहा ये नालायकों की टीम है, वो इन्होंने एडमेंट रहे, नहीं 9 महीनों के बाद उन सबको उस वक्त बदल दिया जब वो IMF के साथ डायलॉग कर रहे थे, और फिर ये आपके इकोनॉमिक मैनेजमेंट को आउटसोर्स कर दिया है। और फिर इसका कनेक्शन आपने बात की, तो आपने कहा कि अल्लाह करे कि जो नई मुआशी टीम है, ये जो टारगेट्स हैं उनको अपने अचीव करे, कामयाब हो ये टीम। तो आप फिर समझते हैं कि इन 9 महीनों के बाद तहरीक की बातें करना, आवाम को सड़कों पर निकालना, ये दुरुस्त है, ये जायज़ है? फिर अभी तो सिर्फ 9 महीने हुए हैं। देखिए बात यह है कि हुकूमत का जो रवैया है ना, वो गाइड करेगा कि मुल्क के अंदर सियासी माहौल कैसे होना चाहिए। अगर हुकूमत, आपने देखा कि अगर वो आए दिन आके प्रोवोक करते रहेंगे अपोजिशन को और वो इक़दामात करेंगे जिससे अपोजिशन समझती है कि लोगों के हकूक सल्ब हो रहे हैं, तो लोग तो फिर अपने तौर पे, आपके पास ये आईनी हक है कि आप पार्लियामेंट के अंदर भी शोर करें, आप बाहर भी एहतजाज करें, कोई तोड़ फोड़ ना करें। ठीक है, ये की चीज। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा रुबीना कायम खानी भी हमारे साथ होंगी और तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां असलम इकबाल भी हमें ज्वाइन करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा रुबीना कायम खानी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया रुबीना साहिबा आपका। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी अफ्तार डिनर के बाद, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने बात की, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बात की, मौलाना साहब ने बात की, जिसमें यही तय पाया कि ईद के बाद मौलाना साहब की सरबराही में एक APC होगी, जिसके बाद एक लाए अमल ज़ाहिर फाइनली होगा कि ईद के बाद तहरीक चलानी है, किस पैटर्न पे सारे प्लान को लेकर चलना है। लेकिन तासुर बाहर यही है कि सारी ऑपोजिशन अपनी चोरी को, अपनी करप्शन को बचाने के लिए इकट्ठी हो रही है। नहीं शाजिया, मैं इसको बिल्कुल जो है वो ये कहूँगी कि ये सिर्फ मिस परसेप्शन है और कुछ नहीं। और ये हमेशा जब भी आवाम के हकूक़ की बात की जाती है तो इस तरह की बातें जो है वो फैलाई जाती हैं। आपको माजी में याद होगा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की थी जब मुल्क में, क्योंकि हमारा मुल्क हमेशा से अब जब से पाकिस्तान बना है और अभी तक जो है वो बड़े चैलेंजेस का हमें सामना है, और कि इसमें डिक्टेटरशिप का हिस्सा बहुत ज़्यादा रहा। जमहूरियत जो है वो लूली लंगड़ी रही, लेकिन उनको जिस तरह से प्रेशराइज किया गया और जिस तरह से उनके ऊपर इल्जामात लगाए, जेलों में डाला गया, तो वो हम सबके सामने ही है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि अगर जो है वो इस बात को जो आज पार्टीज जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज मिल बैठ रही हैं, तो आप ये देखें ना कि हुकूमत ने खुद ने मौका दिया है एक तब्दीली के नाम पे जो आवाम को बेवकूफ बनाया गया, पाकिस्तान की आवाम को, और उनको जो है वो सब्ज़ बाग दिखाकर। लेकिन हमें ये भी याद है कि जब जरदारी साहब ने ईंट से ईंट बजाने की बात की थी, हालात बदले थे, वो नवाज शरीफ साहब से मिलना चाहते थे, उन्होंने उनसे मुलाकात नहीं हुई, जो भी हुआ नाराज़गी हुई जरदारी साहब की। उसके बाद पनामा का उनके ऊपर एक ज़ाहिर है मुश्किल टाइम आया नवाज शरीफ साहब पर, जरदारी साहब ने खामोशी रखी। तो ज़ाहिर है उसके बाद जब ऐसे हालात में आप लोग मिलेंगे तो तासुर तो एक जाएगा ना कि शायद आप लोग इसीलिए इकट्ठे हो रहे हैं कि अपनी करप्शन को बचाने के लिए, या जो आप लोगों के साथ हो रहा है, एहतसाब हो रहा है, जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, इसके पीछे आप लोग छुप रहे हैं, महंगाई के पीछे, मईशत की तबाही का इल्जाम लगाकर। जाहिर है मईशत की तबाही तो है, लेकिन एक ये तासुर तो जा रहा है ना कि इन चीजों की आड़ में आप लोग जो है ना वो छुप रहे हैं अपनी करप्शन को छुपाने के लिए। मैंने कहा ना कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो मतलब एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, अदरवाइज इसके पीछे कुछ नहीं है। अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का माजी देखें और जो हमने कोशिश की है जमहूरियत को बचाने के लिए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो इकट्ठा करने के लिए, एक पेज पे रखने के लिए, जब हम गवर्नमेंट में भी थे उसमें भी अगर आप देखें तो हम अपनी अपोजिशन को जो है वो जिस खूबसूरती के साथ जो है वो साथ लेके चलते थे। आपको याद होगा कि हमने जितनी लेजिस्लेशन की है वो तमाम जो जमातों के कंसेंसस के साथ की है। तो ये हमें क्रेडिट जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि हम समझते हैं कि जो पाकिस्तान की अगर बका है तो वो सियासत में है, पाकिस्तान की बका है तो इन सियासतदानों का जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अपने आप को कहलाते हैं, इनका एक पेज पे होना जरूरी है। बाद अगर आप लोग तहरीक चलाते हैं, हमेशा एक कोशिश आप लोग कैसे यकीन के साथ कह सकते हैं कि अवाम आपके लिए सड़कों पर बाहर निकलेंगे, आपके कहने पर सड़कों पर बाहर निकलेंगे, कैसे? जी बिल्कुल। अगर आप देखें कि जिस तरह से जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने जो है वो ट्रेन मार्च किया था और कराची से लाड़काना गए थे वो, और उसमें जो लोगों का जोश था, जो उनका जो एक जज्बा था वो आपको नजर आया होगा। और वो अभी तो लोग सिर्फ और सिर्फ सड़कों पे नहीं, इन लोगों के पीटीआई के लोगों के घरों तक पहुंचेंगे, इनको ढूंढेंगे कि कहाँ, जब ये एक तब्दीली के नाम पे जो है अवाम से इन्होंने इतना बड़ा जो ड्रामा रचाया और आज उसमें से निकला कुछ भी नहीं, तमाम बजाय इसके कि वो पहले एक वक्त की रोटी खाते थे वो भी उनसे वो छीन ली गई है। तो ये तो अवाम आप देखेंगे जब वक्त आएगा और जब तमाम पार्टीज जब निकलेंगी और उनके साथ जो एक अवाम का समंदर होगा वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि एक जमहूरियत, लेकिन मकसद आपका हुकूमत गिराना तो नहीं है ना, में ही जो हुकूमत गिराना तो नहीं होगा ना। बिल्कुल, हमने देखे
लेकिन बिल्कुल नहीं, हम तो बल्कि अवाम के मसाइल के हल के लिए निकलेंगे। उसमें अगर हुकूमत गिरती है, ये अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारते हैं, तो इसमें हम कुछ नहीं करते। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रुबीना साहिबा। इकबाल रहनुमा तहरीक इंसाफ, वो भी हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया मियां साहब आपका। सबसे पहले तो ये बताइएगा, अगर आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है तो मेरे लिए भी और यकीनन जिन्होंने देखी है, जिन लोगों ने भी देखी है, तो एक बड़ी हैरानकुन बात वो ये थी कि मरियम साहिबा ने अपने ख्यालात का इजहार नहीं किया, हमजा शहबाज नहीं बोले मीडिया के सामने। आपको क्या वजह इसकी समझ में आती है? हालांकि मैं भी इंतज़ार कर रही थी जब बिलावल साहब ने बात की तो शायद अब वो मरियम साहिबा को देंगे माइक। इसका मतलब सब कुछ पहले से तय था इस प्रेसर से पहले कि कौन कौन बात करेगा। जी शुक्रिया शाजिया आपका। गुजारिश ये है, आज का ये जो अफ्तारी का मकसद है वो मकसद एक ही है, वो था कि इकट्ठे मिलकर फिर इस मुल्क को खाते हैं जो रूटीन में इन्होंने पिछले 40 साल तमाशा बनाया हुआ है और 40 साल से इस मुल्क को खाते रहे। बेसिकली आप ये समझें कि तमाम स्टेटस को की पार्टियां एक साइड पर हो गई और इमरान खान साहब की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक साइड पर हो गई। आज आपको याद होगा, अभी मैं थोड़ी देर पहले मुझे तारीख को औराक जो था वो पलट रहा था और उन तारीख के औराक को पलटते हुए मैं जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की साइड बाय साइड तकरीर सुन रहा था कि नवाज शरीफ साहब कह रहे थे जरदारी साहब आप लूट के सारा कुछ खा गए हैं। उधर से जरदारी साहब कह रहे थे मियाँ साहब आप कर्जे लेते जा रहे हैं, इस मुल्क के कर्जे तो कौन उतारेगा, इस मुल्क के कर्जे ये अवाम उतारेगी। यानी कि एक दूसरे की बात को जो आज हम कह रहे हैं कि ये इन्होंने इस मुल्क पे इतना कर्जा डाल दिया, इतना कर्जा डाल दिया है कि अब हमें पिछले कर्जे उतारने के लिए फिर आगे से कर्जा लेके इनके कर्जे उतार रहे हैं। वैसे एक बात माने, जब इलेक्शंस हुए थे तो मौलाना साहब ने बड़ी कोशिश की थी जरदारी साहब से भी मिलके और नवाज शरीफ साहब से भी मिलके कि आप लोग ओत ना लें, हलफ ना उठाएं, इस हुकूमत को ना बनने दें, असम्बलियों में ना जाएं। लेकिन तब शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा, जरदारी साहब ने कहा कि नहीं हमें असम्बलियों में जाना चाहिए, इस हुकूमत को मौका देना चाहिए, हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि जो जमहूरी अमल जो है वो रुक जाए। तो आपको क्यों लगता है कि अब अपोजिशन बाहर निकल रही है? वो वजह तो यही बता रहे हैं कि अवाम भी तंग आ गई है, मईशत का आप लोगों ने बुरा हाल कर दिया है, अवाम से महंगाई बर्दाश्त नहीं हो रही है। अपोजिशन ने टाइम तो दिया आपको, वो जो जिस वक्त वो कर सकते थे, जब मौलाना साहब उनको मजबूर भी कर रहे थे, मुलाकातें भी कर रहे थे, टाइम तो आप लोगों को मिला अपोजिशन की तरफ से। मौलाना साहब का और कोई मसला नहीं, उनकी अपनी इक्तसादियात का मसला, बल्कि पीपल्स पार्टी नून लीग इन सब की अपनी इक्तसादियात का मसला। मुल्क की इक्तसादियात से, इकोनॉमी से इनको कोई तल्लुक नहीं है। अब देखें ना, मरियम साहब के अबू को प्रॉब्लम है, हमजा साहब के अबू को प्रॉब्लम है, इसलिए वो नहीं बोले, बिलावल साहब के अबू को प्रॉब्लम है, इसलिए वो नहीं बोले, सलमान साहब के अबू को प्रॉब्लम है, सब ये इस वजह से निकल रहे हैं। इन्हें सामने दीवार पर लिखा हुआ नजर आ रहा है कि इनके साथ इनकी चोरियां पकड़ी गई हैं। एक बड़े चोर की चोरी पकड़ी गई, वो जेल में चला गया। अब बजाय उस चोर के जिसने चोरी की है उसके ऊपर हमें नदामत हो, हम उसके ऊपर फूल फेंकते हैं, हम उसे घर से ले जाकर छोड़ के आते हैं, खुशियां मनाते। ये मुझे नहीं समझ आ रही है क्या हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ जो मैं जाती समझता हूं, ये इनकी जाती अना के लिए ये पैसे की जंग है, ये सियासी जातियात की इनकी अपनी जंग है। इनको मुल्क की इकोनॉमी से कोई तल्लक नहीं। अगर मुल्क की इकोनॉमी से तल्लक होता तो ये इतना कर्जा इस मुल्क के ऊपर छोड़कर जाते। अगर इनको मुल्क की इकोनॉमी से इतना खुशी होती तो उनके बच्चों की जायदादें मुल्क से बाहर होती, ये सारे कारोबार इनसे बाहर होते। ये सारे जिन्होंने आप लोगों ने किसी इनके मुलाजम का अकाउंट खोले तो किसी का वादे और दावे करके जिनको आप लोग पूरा नहीं कर सके, आप लोगों ने मौका दिया अपोजिशन को सड़कों पर निकलने का, तहरीक चलाने के जो प्लान कर रहे हैं, मनसूबाबंदी कर रहे हैं, जो आज उन्होंने एक बैठक की है, आप लोगों ने मौका दिया अपनी पॉलिसियों के जरिए। आप लोग आवाम को कुछ दे नहीं सके मियां साहब इन 9 महीनों में, यही उनका एजेंडा है। मेरी अर्ज सुने
देखें, खलूस नीयत के साथ जो हम इस मुल्क के लिए, इन्हें यही तकलीफ है कि इमरान खान साहब इनकी तरह क्यों नहीं बने। इन्हें यही तकलीफ है, इन्हें और तो हमसे कोई तकलीफ नहीं है। इन्हें यह तकलीफ है कि हमें छोड़ दें, हमें एनओआर दे दें, हम मुल्क से चले जाएं, मैं वो पैसे निकालूंगा। आज वो पैसे जो निकालने तो वो बैठ कर इकट्ठे खा रहे हैं। पीटीआई ने भी पीपल्स पार्टी से लोगों को शामिल किया ना। शेख रशीद के बारे में खान साहब क्या ख्यालात रखते थे, साथ बैठे हुए ना। ये सियासतदानों का ये एक रिवायत रही है। ये रवायत नहीं है शाजिया, मेरी बात सुनिए। बात ये है कि ये अपने नजरियात, अगर तो कोई आपके नजरियात पर उनके नवाज शरीफ साहब के या आसिफ जरदारी के नजरियात पर जाकर तो वो सियासत करता है, तो उनकी सियासत का एक ही मकसद है कि पैसे किस तरह, हाउ टू मेक मनी, दैट्स ऑल। इनका कोई नजरिया नहीं है। आज मुझे ये बात बताएं, इन्हें इमरान खान क्यों तो आपको लगता है नजरिया जरूरत के तहत इकट्ठे हुए हैं आज सब लोग? नजरिया जरूरत के तहत जाती मफादात के लिए, जाती मफादात के लिए, दौलत बचाने के लिए आगे जेल नजर आ रही है, आगे मुकदमात नजर आ रहे हैं। कि जो सामने लिखा हुआ है, दीवार पे लिखा हुआ है, एक बड़ा डाकू अंदर चला गया, बाकी पीछे पीछे सब ने जाना है। आपको क्या लगता है ईद के बाद एपीसी होने जा रही है? आज ईद के बाद एपीसी होने जा रही है, वहां फाइनली एक मुश्तरका जो लाहे अमल है, प्लानिंग सामने आएगी कि आप लोगों के खिलाफ तहरीक चलानी है, आवाम को निकालना है बाहर। आपको लगता है कि आवाम इस कदर तंग आ चुकी है आप लोगों की पॉलिसी से, खासकर मैशियत की सिचुएशन को लेकर, और वो निकलेंगे आप लोगों के खिलाफ सड़कों पर? आप ये पीछे गैलप सर्वे आ गया, आप उसको ही पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा आवाम हमसे कितनी खुश है या नाराज है। हम सख्त फैसले कर रहे हैं, मुल्क के लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं। ये तो अपने बच्चों के लिए फैसले करते हैं। ये तो बच्चों के लिए जो बड़ा प्रोजेक्ट होता है अपने किसी एक बच्चे के लिए करते हैं। ऑरेंज बनी है, बच्चों के लिए प्रोजेक्ट किया है। मेट्रो बनी है, बच्चों के लिए प्रोजेक्ट किया है। मोटरवे बनी है तो बाहर मेयर फेयर के फ्लैट बने हैं। ये कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो इन्होंने बड़ा प्रोजेक्ट चलती भी है, आप लोगों को फिर क्या खौफ है? आप लोगों को नहीं डरना चाहिए, खौफजदा नहीं होना चाहिए। गैलप सर्वे आप लोगों की तारीफ कर रहा है। हम तो कहते हैं ये ना अभी निकले, इंतजार क्यों कर रहे हैं? ये निकले बाहर। हमने इनको मना किया है। इनकी अवाम भी समझती है कि ये डाकू और चोर हैं, ये सारे मिलके अपना जाती एजेंडे पे निकले हुए हैं। हम कहते हैं आपने 10 दिन का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आज से आप शुरू करें। रमजान है, कैसे निकले? कौन निकलेगा रोजे में? जिस सड़कों पे रोजे में कौन निकलेगा? सब्र कर जाए, ईद के बाद होगा सारा कुछ। ये चले रोजे के बाद शौक पूरा कर लें, रोजे के बाद शौक पूरा कर लें। हम कौन सा इनको कह रहे हैं कि ना शौक पूरा करें? शौक पूरा, पीपल्स पार्टी जिसका पंजाब में कुछ है नहीं वो भी बातें कर रहे हैं। चले अब नून लीग का तो हम कहते हैं ना सीट, तो उसकी जिसकी सीट जिसको अवाम ने रिजेक्ट कर, जिसको मिस्टर 10% लोग कहते हैं, वो बात करेगा अवाम की, वो मुल्क की बात करेगा जो सारा मुल्क लूट के खा गए हैं, जिसने सारा सिंध बेच दिया है, जिसने सारा कुछ बेच दिया, वो बात करेंगे। अभी साबित कुछ नहीं हुआ। इनके अपने लाड़काना के अंदर जो 90 अरब रुपए की करप्शन हुई है जी, अभी इल्जाम है ना, अभी केस चल रहे हैं, साबित तो कुछ नहीं हुआ ना, वो भी मुजरिम नहीं है। ऑडिट पैरास बने हुए, नहीं वो सारा कुछ सामने आ रहा है। वो तो हर चीज है। इल्जामात क्या हैं? इल्जामात ये हैं कि इनके अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं, जो मनी ओमनी ग्रुप को, ये पता क्या कहते हैं, ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि ओमनी ग्रुप को मत पूछें, हमें छोड़ दें। ये कह रहे हैं हमारे केसेस खत्म कर दें, हमें छोड़ दें। ऐसा होना नहीं चाहिए। अब एहतसाब का अमल जजा सजा का होकर रहना है। या करप्ट लोग बचेंगे या मुल्क बचेगा, दोनों में से एक चीज होनी है। और इंशाल्लाह मुल्क बचेगा, और मुल्क बचाने के लिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जावेद चौधरी साहब का कॉलम, जावेद चौधरी साहब का कॉलम पढ़ लें, वो जो अपनी मुलाकात का अहवाल लिखते हैं। खैर इस पर मैं अपने प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में बात करूंगी, लेकिन वो कहते हैं कि अगर ऑपोजिशन का दबाव है ना, ऑपोजिशन का दबाव है तो हुकूमत भी खुश नहीं है। हुकूमत भी चाहती है कि जो केसेस चल रहे हैं उनके लोगों पर खत्म हो जाएं। मेरी बात सुनिए, जावेद चौधरी साहब का जो कॉलम है उसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा। जो नैब ने उसकी तरदीद भेजी है, मैं कोई नैब का नुमाइंदा नहीं हूं, लेकिन वो जैसे आपने सोशल मीडिया के ऊपर कॉलम पढ़ा है या वैसे पढ़ा है, वैसे उनका भी मैंने नैब का भी सारी बात सुनी है कि उन्होंने जो अपनी तरदीद भेजी है वो भी सुन ली जाए। लिहाजा इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। नैब जाने और
जवेद चौधरी साहब जाने, मैं तो इन चोर डाकुओं की बात कर रहा हूं जो मुझे समझ आती है कि सिर्फ और सिर्फ जाती एजेंडे के लिए ये यही कहते थे था ना। मरियम नवाज साहबा क्या कहती थी? इमरान खान जरदारी भाई भाई, मैंने नारा लगाया था। बहरहाल इस वक्त जरूरत इस बात की है, मियां साहब हुकूमत को जरूरत इस बात की है, बजाय इसके कि ऑपोजिशन की जगह पर खड़ा, बजाय इसके कि ऑपोजिशन फोकस हो हुकूमत का फोकस होना चाहिए मैशियत, हुकूमत का फोकस होना चाहिए कि महंगाई को कैसे कंट्रोल करना है, हुकूमत का फोकस होना चाहिए जो डॉलर इतना बड़ा है, आपका रुपया डिवैल्यू हो रहा है, इसको कैसे कंट्रोल करना है, हुकूमत का फोकस होना चाहिए कि हमने 50 लाख घर कैसे बना के देने हैं, हुकूमत का फोकस होना चाहिए जो इतनी बेरोजगारी, हमने लोगों को रोजगार क्यों देना है। आप लोगों ने तो आज की इफ्तार डिनर को इतना ज्यादा सीरियस ले लिया था कि मीडिया भी मजबूर हो गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब तक बात कर रहे हैं कि क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं, मुशर्रफ इत्तलात को देख लें, वो बयान दे रही हैं। तो इस वक्त आप लोगों का फोकस होना चाहिए कि आप लोगों ने आवाम को रिलीफ कैसे देना है, सिचुएशन से कैसे निकलना है। ऑपोजिशन का तो काम है देखे नहीं, ऑपोजिशन का क्या काम है कि खाती जाए हुकूमत को टफ टाइम देना। हमने नहीं बताना आवाम को कि किस तरह से पैसा खाया है, ये हम चुप करके बैठे रहे, यानी कि हम ये ना बोले हम ये जो मर्जी कर, यानी कि ये कि हमें एनआरओ दे दें, ये मुल्क से बाहर चले जाए 10 साल का मुआहदा करके, हुकूमत से मांगा है किसी ने, फिर मांग रहे हैं, हुकूमत से मांगा है किसी ने, चल रहा है, हुकूमत से मांगा है किसी ने, क्यों जिनका एहतसाब हो रहा है, जो इदारे कर रहे हैं उनको करने दें, हुकूमत अपने काम पे फोकस रखे। तो अदारे करें, लेकिन अब मेरी शाजिया बात सुने 1 मिनट, अदारे एहतसाब करें, इंडिपेंडेंट है, वो उनका काम है, एक बात, लेकिन जो इस मुल्क के साथ दुश्मन ने नहीं किया, इन्होंने अपना बन के इस मुल्क के साथ किया है। ये तो आप देखें ना, आज महंगाई आप कर रहे हैं तो किसका किया जा रहा है? सही 40 साल इमरान खान ने हुकूमत की है या 40 साल इन दो खानदानों ने जिनके बच्चों की जायदादें बाहर है उन्होंने किया है। मैंने आगे भी आपको बताया, मोटरवे बनती है तो मेफेयर के फ्लैट बन जाते हैं, ऑरेंज ट्रेन बनती है तो एक और जायदाद बाहर खरीद ली जाती है, और मेट्रो बनती है तो पीछे और कोई काम शुरू हो जाता है, यहां पर कंपनियां 56 बनती है तो उनके पीछे डायरेक्टर इनकी औलादें निकल आती हैं। अब बताएं, हम ये भी अवाम को ना बताएं तो अवाम के साथ करें क्या? बताएं लेकिन अवाम को रिलीफ कैसे देना है, महंगाई कैसे कम करनी है, इसको कंट्रोल कैसे करना है, इस पे फोकस रखें। आपकी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। एक गुजारिश सुने जी, मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी, आप बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूं, हम जो हो सकता है इंशाल्लाह ताला अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मियां असलम इकबाल हमारे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर साहब हमारे साथ होंगे, उनसे ये पूछेंगे कि चेयरमैन नैब ने ये क्यों कहा कि 2-3 रोज़ से सूरत हाल ठीक नहीं है, क्या चेयरमैन नैब को दबाव का सामना है। एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त एक ही इदारा एहतसाब कर रहा है, लेकिन इसको भी सुख का सांस नहीं लेने दिया जा रहा। नैब चेयरमैन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बगैर नाम लिए सब पोल खोलकर रख दिए, खुलकर बोले। चेयरमैन नैब का कहना था कि 2-3 दिन से सूरत हाल ठीक नहीं है, जिस पर मेरा बतौर चेयरमैन खामोश रहना ठीक नहीं था, इसलिए आज यहाँ पर खड़ा हूँ। चेयरमैन नैब ने जरदारी साहब का नाम लिए बगैर ये कहा कि बड़ा बुलंदोबांग दावा है कि नैब और मैशियत साथ साथ नहीं चल सकते। चेयरमैन नैब ने जरदारी साहब के इस दावे के जवाब में ये कहा कि नैब और मैशियत साथ साथ चलते रहें और चलेंगे, लेकिन नैब और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते, मुल्क और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते। चेयरमैन नैब ने बिजनेस कम्युनिटी की हौसला अफजाई करते हुए ये भी कहा कि ताजिर बिरादरी को किसी किस्म का खौफ नहीं होना चाहिए, इन पर किसी किस्म का दबाव नहीं है। पूरी ताजिर बिरादरी के लिए पॉलिसी बयान में आज देता हूं कि ताजिरों को नैब ऑफिस तलब नहीं किया जाएगा, इत्मीनान से अपनी सरगर्मियां जारी रखें। चेयरमैन नैब ने इसहाक डार, सलमान शहबाज, हसन और हुसैन नवाज का नाम लिए बगैर कहा कि नैब पर यह भी इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि नैब के पास शवाहिद नहीं, शवाहिद मौजूद थे इसलिए कुछ लोग बैरून मुल्क फरार हो गए, नैब के पास शवाहिद ना होते तो कुछ लोग मुल्क से ना भागते। अपोजिशन की जानिब से नैब और हुकूमत के गठजोड़ के इल्ज़ाम
इल्ज़ामात का दबे अल्फाजों में जवाब देते हुए चेयरमैन नैब ने कहा कि अगर नैब के हुकूमत के साथ इतने ही दोस्ताना मरासिम होते तो हर चंद दिन के बाद बजट की कमी की शिकायत ना करते। अब नया बजट तैयार हो रहा है, इसमें अपना बजट मंजूर करवाने के लिए भी नैब को बहुत सी मुश्किलात का सामना है। सवाल यह है कि चेयरमैन नैब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तमाम मामलात आवाम के सामने रखने की ज़रूरत आखिर क्यों पेश आई, इस पर हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने। बहुत शुक्रिया शहजाद अकबर साहब आपका। क्या समझा जाए शहजाद साहब कि नैब के खिलाफ प्रोपेगेंडा इतना बढ़ गया था, नैब की गैर जानिबदारी पर सवालात उठने लगे थे, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही थी, इसकी वजह भी नैब को ठहराया जा रहा था, मईशत ख़राब हो गई, इसकी वजह भी नैब को ठहराया जा रहा था। आपको लगता है यही वो वजूहात थी जिनका तासुर ज़ायल करने के लिए चेयरमैन नैब को आज खुलकर बोलना पड़ा? शुक्रिया शाजिया। देखिए, बात यह है कि मैं कोई नैब के स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूं, ना ही बता सकता हूं कि एग्जैक्टली क्या वजह थी, लेकिन अगर आप पिछले कुछ दिनों से देखें तो दो चीजें हुई हैं। एक तो जैसा आपने खुद कह दिया कि एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था मुल्क में एहतसाब के निजाम के खिलाफ। आप अगर नैब की कारकर्दगी पिछले 10 सालों में देखें और पिछले तकरीबन 10 माह में या 11 माह में जब से जावेद इकबाल साहब चेयरमैन नैब बने हैं, तो आपको एक वाज़ेह फर्क नजर आएगा। अब बात यह है कि नैब का कानून इख्तियारात तो पहले से ही ऐसे थे, पहली दफा आपको नैब एक्टिवेट होती नजर आई है, और इसमें ये नहीं है कि ये हमारी हुकूमत के आने से बाद है। ये तो चेयरमैन हमारी हुकूमत में आने से पहले बने थे। लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन, यानी कि उस वक्त जो पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग दोनों के ही रजामंदी से चेयरमैन नैब का नाम मुकर्रर किया जाता है। लेकिन उनका अगर आप देखें जो उससे पहले कमरुज़्ज़मान साहब के जमाने का नैब था, तो कारकर्दगी का बड़ा फर्क है। हाँ, लेकिन नैब की कारकर्दगी पर जाहिर है सवाल तो उठते रहे हैं, उठते भी हैं। क्या चीमा को आपने पकड़ा, क्या निकाल लिया? फवाद हसन फवाद को पकड़ा, आपने क्या निकाल लिया? फिर एवन फील्ड में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि मफरूज़ों पर जो है ना वो फैसले नहीं होते, हकायक और सबूतों को सामने रखना पड़ता है। लेकिन ये हकीकत तो है कि नैब की कारकर्दगी पर शहजाद सवाल तो उठते रहे हैं। देखिए, सवाल जरूर उठते रहे, लेकिन हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं। एवन फील्ड के केस का आपने हवाला दिया। हाँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिस केस के अंदर वो जितना एक तफसीली फैसला लिखा गया था, उस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक तफसीली फैसला उसी फैसले के ऊपर आया था। फवाद हसन फवाद साहब की बेल रिजेक्ट कर दी गई उसके केसेस में, उनके ऊपर जो शवाहिद हैं उनकी बुनियाद के ऊपर। इसी तरह से इस वक्त जो शहबाज शरीफ की फैमिली की मनी लॉन्ड्रिंग के केस और उसके जो शवाहिद सामने आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। देखिए, इदारे तो काम कर रहे हैं। अब मसला ये है कि हमारे मुल्क में ट्रायल का प्रोसेस बड़ा लंबा है। आप अगर एवन फील्ड के केस के ही ले लीजिए, तो वो ट्रायल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बावजूद जो 3 माह में या 6 माह में कंक्लूड होना था, वो तकरीबन 1.25 साल में कंक्लूड हुआ है। बिल्कुल। नैब के कानून में लिखा हुआ है 30 दिन के अंदर ट्रायल कंक्लूड होना है, लेकिन जजेस की कमी की वजह से और दीगर अवामिल की वजह से ट्रायल्स लिंगर ऑन करते हैं। अच्छा। और जिसमें एक बहुत बड़ी वजह मुल्ज़मान की तरफ से भी डिले किया जाता है। अच्छा शहजाद, आज एक बड़ी अहम बात चेयरमैन नैब ने की। उन्होंने कहा कि ये हकीकत है कि खलीजी ममालिक के एक अहम रुकन ने नैब से राब्ता कायम किया। उन्होंने कहा कि आपकी बिजली और पानी मुश्किलात के हल के लिए हम खतीर सरमायाकारी करेंगे, लेकिन नैब के तवस्सुत से करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि उन्हें बताया गया कि ये नैब का तो मैंडेट है नहीं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब मैंने चेयरमैन नैब का ये सुना और फिर मैंने सोचा कि करप्शन और के इल्ज़ामात और जो केसेस नैब के चल रहे हैं वो तो पीपल्स पार्टी पर चल रहे हैं, नून लीग पर चल रहे हैं, हुकूमत भी उनकी नहीं है। आज तो हुकूमत भी जो है वो इमरान खान की है, तहरीक इंसाफ की है। तो फिर ये खलीजी ममालिक का ये बात कहना कि हम नैब के तवस्सुत से करेंगे, आज तो फिर हुकूमत भी और है, आज तो फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर एतमाद होना चाहिए उन ममालिक को जो ये बात कर रहे हैं आज भी कि नैब के तवस्सुत से हम सरमायाकारी करेंगे आपके यहाँ। देखिए, उसकी तो मैं पूरी बैकग्राउंड नहीं जानता कि किस खलीजी मुल्क के और किस इन्वेस्टर ने ये बात उनसे की, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट या कोई भी बिजनेस करना है उसमें नैब का तो कोई बिल्कुल ताल्लुक नहीं है और ना ही होना चाहिए। नैब का एक बड़ा सेट मैंडेट है कानून के अंदर, वो एहतसाब का है, और वो एहतसाब तभी होगा जब पब्लिक ऑफिस होल्डर इन्वॉल्व होगा, पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा और वहां पे करप्शन हुई होगी। तो वो तमाम मामलात की हद तक ही उनका मैंडेट है। वैसे उनसे सोशली अगर कोई बंदा बात कर लेता है तो वो उसका कोई
प्रैक्टिकल इम्पैक्ट तो नहीं है। और जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो अभी भी आ रही है और मुख्तलिफ कंपनीज भी हैं। अभी चाइनीज बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट फर्दर आ रही है, यहाँ पे लग रही है। तो वो इन्वेस्टमेंट का सिलसिला तो आप नहीं कह सकते कि रुका है या लोगों को एतमाद नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि दो चीजों में कोई खास रब्त है। सही, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, FATF हमें जाहिर है ग्रे लिस्ट में है, अब उनसे मीटिंग भी होने जा रही है, दूसरी तरफ नैब की कार्रवाइयाँ जारी हैं करप्शन के खिलाफ, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ। इंशाल्लाह हम निकल जाएंगे ग्रे लिस्ट से। आपको क्या लगता है कि इसमें नैब का कितना बड़ा रोल होगा अगर हम ग्रे लिस्ट से निकल जाते हैं? देखिए शाजिया, इसमें मैं अर्ज करूंगा कि ये रोल सिर्फ नैब का नहीं होगा। देखिए FATF से निकलने और ग्रे लिस्ट में से निकलने के लिए बेसिकली आपको अपने मुल्क में सारा निजाम दुरुस्त करने की जरूरत है मनी लॉन्ड्रिंग को लेके। सही। मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जिन इदारों की जिम्मेदारी है उसमें अभी तक प्रॉब्लम यही रहा है कि इदारे अलग अलग अपने अपने साइलोस के अंदर काम करते रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अंदर फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट होता है जो कि एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसका कानून बना हुआ है। आज से पहले उसको इंडिपेंडेंस हासिल नहीं थी। हमारी मुख्तलिफ एक्शन से, कुछ लॉ में अमेंडमेंट से वो इंडिपेंडेंट हो चुका है, उसकी रिपोर्टिंग इंडिपेंडेंट हो चुकी है। अगर आप जो STR सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की रिपोर्टिंग देखें तो पिछले 8-9 माह में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है उसमें। इसके बाद काम आ जाता है FIA का, नैब का, FBR का, कस्टम्स का, वो तमाम महकमे जिनको ये मनी लॉन्ड्रिंग सस्पेक्टेड रिपोर्ट की जाती है। उन्होंने ना सिर्फ उसकी अच्छी इन्वेस्टिगेशन करनी है बल्कि सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन भी करनी है। क्योंकि ये देखिए, ये हमारा यूनाइटेड मसला, ये किसी एक पार्टी का मसला नहीं है, किसी एक इदारे का मसला नहीं है, ये पूरे मुल्क की रिप्यूट का मसला है और एक कानून की साख का मसला है। तो सबको मिल के काम करना होगा, तो इंशाल्लाह हम निकल पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर शहजाद के साथ थे। नाज़रीन, प्रोग्राम खत्म करने से पहले हमारा आज का एडिटोरियल कॉमेंट वो ये है कि नाज़रीन, कल शाम को खबर आई कि 5,500 मीटर ड्रिलिंग के बावजूद कराची से 230 किलोमीटर दूर केकड़ा 1 के मकाम पर ज़खायर न मिलने के बाद अब ड्रिलिंग का काम रोक दिया गया है। इस खबर के आने के बाद सोशल मीडिया पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया और सोशल मीडिया के जो दानिशवर हैं ज़खायर के दरियाफ्त ना होने पर हुकूमत को तनकीद करने लगे उन पर। लेकिन शायद अवाम को इस बात का इदराक नहीं है कि ये हुकूमत का नुकसान नहीं है, ये मुल्की नुकसान है। हुकूमत कोई भी हो, ज़खायर ने तो मुल्क में रहना ही है और इससे अवाम नहीं, हमने आपने मुस्तफ़ीद होना है, हमें ही फ़ायदा मिलना है। हम सबको इस बात पर ज़िम्मेदार शहरी होने का हम सबको ये सबूत देना चाहिए और देना पड़ेगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो लम्हा फ़िक्रिया है वो ये है कि कल ये ख़बर TV चैनल्स पर पहले ब्रेक हो चुकी थी, जबकि ख़बर ब्रेक होने के काफ़ी देर के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब पेशावर में ख़िताब कर रहे थे और इस ख़िताब के दौरान वो ये कह रहे थे कि 1 हफ़्ते में समंदर से गैस के ज़ख़ीरे का पता चल जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आवाम से दुआ की, इससे अपील भी की और ये भी कहा था कि हो सकता है कि वहाँ से गैस का इतना ज़ख़ीरा मिले कि पाकिस्तान को 50 साल गैस बाहर से मंगवानी ही ना पड़े। इस सूरत हाल में लम्हा फ़िक्रिया तो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म को उनकी टीम बर वक्त हालात से आगाह नहीं करती है। इससे पहले भी बहुत बार ऐसा हो चुका है जिससे ये तासुर मिलता है कि वज़ीर-ए-आज़म की टीम उनको जो हालात व वाक़यात होते हैं उससे आगाह नहीं रखती है, उन्हें सही रिपोर्ट नहीं करती है कि हो क्या रहा है ताज़ा तरीन। लगता यह है कि नवाज़ शरीफ और जरदारी की तरह इमरान खान को भी मशवरा देने वाले उनके मुखलिस नहीं हैं, इसलिए बार बार उनके लिए एम्बैरसिंग सिचुएशन खड़ी कर देते हैं। नवाज़ शरीफ के दौर में भी बातों के जो धनी अफराद थे उन्होंने नवाज़ शरीफ से चिन्योट में सोने के ज़खायर का ऐलान भी करवा दिया था, लेकिन बाद में सारी जो शर्मिंदगी थी वो नवाज़ शरीफ साहब को उठाना पड़ी थी। इमरान खान भी नवाज़ शरीफ और जरदारी वाली गलतियाँ जो हैं ये दोहरा रहे हैं। इसकी वजह यकीनन यही है कि वज़ीर-ए-आज़म की काबीना गुज़श्ता हुकूमत के जो खिलाड़ी हैं, गुज़श्ता हुकूमतों के, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, नून लीग की हो, इनसे भरी पड़ी है। ऐसे हालात में तब्दीली आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।